हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है हिंदी सुलभ भर्ती कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई सेकेंड सेमेस्टर का। लेसन है नंबर है 5। लेसन का नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस। जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे पता है आपको? हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिताश्री थे। आज प्रेजेंट टाइम में राहुल गांधी के नाना जी थे। राहुल गांधी के क्या थे? परनाना थे। राजीव गांधी के नाना हुए और राहुल गांधी के परनाना थे। तो चलो मैं उन्होंने खेती से आई तब्दीलियों के बारे में क्या लिखा है इस पहले हम लोग उनका परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग गद्य संबंधी पढ़ेंगे। फिर आगे उन्होंने क्या बताया है, हमको क्या बताने की कोशिश की है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। परिचय उनका देखिए। जन्म 1889, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद तो सभी लोग जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश में हर किसी को पता है। इलाहाबाद अमिताभ बच्चन का घर, और कोई याद ना हो तो इलाहाबाद अमिताभ बच्चन का घर सबको याद आ जाता है। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली, 1964। परिचय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। यहाँ चिंतक का अर्थ होता सोचना, किसी की फिक्र करना। वक्ता का अर्थ होता बोलने वाला। लेखक लिखने वाला, और विचारक जो उसका विश्लेषण करे कि क्या होना चाहिए, तो उसे क्या हमको बदलाव करना होगा। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक मतलब मॉडर्न इंडिया, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। इनका प्रमुख लेखन: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। अब हम लोग इस पाठ में क्या हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है, इसको छोटे में समझते हैं। प्रस्तुत पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा। इस पत्र में आदिम अवस्था से लेके से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। जो आदिम मतलब शुरू से, कि पहले लोग कैसे खेती करते थे, फिर धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव आया, इसके बारे में बताया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। चलो, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था, मतलब तरीका बतलाया था कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, तो उसका कितना आसानी से किया जा सकता है, और उससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बांटे हुए ना थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के शुरू, मतलब इंसान पहले शुरू में कैसे रहा होगा, उसके बारे में इंदिरा गांधी को बताते हैं कि पहले काम बटे नहीं हुए थे। किसका काम क्या है, किसका काम क्या नहीं है, यह नहीं बटा हुआ था।
तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया हो सकता है कि काम को 2 भागों में बांटा गया हो, जैसे शिकार करने का काम आदमी और बच्चा और जानवर पालने का काम औरत। जब आदमियों ने खेती करना सीखा हो तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बँट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ लोग खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यहाँ बता रहे हैं कि पहले आदमी का काम क्या होता था, शिकार करना। फिर धीरे धीरे लोग क्या किए, जिसको पसंद है शिकार करना वो शिकार करते थे, जिसको पसंद था खेती करना वो खेती करने लगे, हल चलाने लगे। और धीरे धीरे आदमियों ने अपने जीने का तरीका बदलना शुरू कर दिया और नए नए काम सीखे, जिससे उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। पहले लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो जब खेती करने लगे तो उनका एक इलाका हो गया जहाँ पे लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहने लगे। जहाँ पे ढेर सारे घर बन गए हो गया क्या, गांव। और जहाँ छोटे मोटे 2-4 घर हो गया कस्बा। जैसे पहाड़ों के बीच में जाके रहना वो कस्बा हो गया, और जो समतल मैदान में रहते हो गया गांव। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, कस्बे हो गए। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद मतलब बढ़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे। मैंने आप लोग को पहले बताया कि लोग खेती के पहले कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गाय और बकरी और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत होती थी। चारागाह मतलब जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे उनके चारे लायक खाना मिले। तो उनको जो जानवर पालते थे उनको चराने के लिए उनको जंगलों में जाके भटकना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। बच्चे लोग यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि पहले लोग एक जगह नहीं रहते थे, उनको शिकार कहीं भी मिल जाता था तो कहीं भी शिकार के लिए चले जाते थे। और जानवरों को चरने के लिए जो चारा होता था उसके लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता था। अगर एक जगह पूरा जानवर लोग हरी घास खा गए तो वहाँ पे हरी घास निकालने में टाइम लगता था, समय लगता था। इसलिए लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ता था कि जानवरों के लिए चारा वहाँ पे नहीं होता था और दूसरी जगह चले जाते थे। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। सही बात है बच्चे, अगर फसल छोड़ के दूसरे शहर में जाके बसेंगे, दूसरे गांव में जाके बसेंगे तो उनको फसल को कौन देखेगा। तो लोग जब खेती करने लगे, खेती क्या होती है, किसान की औलाद होती है। जैसे माँ अपने औलाद की देखभाल करती है ना, वैसे खेती की देखभाल किसान करता है। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। सही बात है, जंगल में जाकर शिकार करना, कहीं कोई जंगली जानवर शेर भालू आ गया तो इंसान को खा भी सकता था, वो खतरनाक था। खेती करना क्या, मस्त अपना आराम से खेती करो, अनाज पैदा करो और उसमें कोई डर भी नहीं रहता था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। मतलब इससे लोगों को फ़ायदा होने लगा। वो लोग इतना अनाज पैदा करते थे कि वो अकेले खाते तो ख़त्म नहीं होता था। तो लोग क्या करने लगे, उसको बेचने लगे। बेचना मतलब दूसरों तक पहुंचने लगा, शहरों में पहुंचने लगा। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा ना कर सकता था या कर भी सकता तो बहुत कम। जब मनुष्य शिकारी हुआ करते थे तब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, होता तो एकदम थोड़ा सा
कि उससे किसी तरह का पेट भरा जा सके, वो भी किसका पेट, खुद का पेट। लेकिन उसके पास बैंक ना थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अनाज जमा करना शुरू कर दिया, जिससे वह साल भर बैठ के खा सके जब तक दूसरी फसल पैदा ना हो। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने के बाद वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया, मतलब जितना उनको खाने से ज़्यादा, वो लोग क्या सोचे, अब खेती ऐसा करने लगे कि खाने के अलावा भी कुछ बच सके और उसको जमा करके रख सकें। जब तक उस अनाज का दूसरा फसल नहीं होगा तब तक वह उनके पेट भरने के काम आएगा। तो बच्चे लोग जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत थोड़े से होती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ज़्यादा का रूप ले लेता है। ऐसे खेती भी हमारे समाज को बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना हो जाता है, इसलिए तो उनसे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। अतिरिक्त मतलब बचा हुआ रुपया, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। अब यहाँ उन्होंने बोला अतिरिक्त रुपया मतलब जो पैसा बचा सके, वो पैसा कहाँ से आता है, यह बता रहे हैं। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है। आजकल सही बात है। कैसे? जिसके पास दिमाग है। इंसान शरीर से नहीं, दिमाग से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसके पास भरपूर पैसा आएगा। नहीं करता, उनके पास बचत होती है, और जो पसीना बहाता उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इससे गरीब आदमी हैं, इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। खपाओ मतलब फिक्र मत करो, क्योंकि शायद तुम जब तक इंसान के ऊपर कोई चीज़ नहीं पड़ता है ना, तब तक उसके बारे में वो नहीं समझता है। शायद जब ये पत्र इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा होगा, तो शायद यादगार के रूप में बोलते ना, एक ऐसा लिख के छोड़ देना कि जब इंदिरा गांधी उस लायक होंगी तो पढ़ेंगी, समझेंगी। क्योंकि बहुत सारी बातें जब बीत जाती है ना, तो उसको याद नहीं रह जाता है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को बताने की कोशिश की कि हमारा ज़माना, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और कैसे धीरे धीरे हम सीधे शहरों में लोग नहीं पहुँचे। धीरे धीरे पहले जंगलों में रहते थे, जंगलों से गाँव में आए, गाँव से शहरों में आए, बराबर है, अपने ज़रूरत के हिसाब से। फिर वो जो किसान लोग थे, जो शिकारी थे, जिसका मन किया शिकार किया, जिसका मन किया खेती किया। तो पहले तो लोग खाने भर के अनाज पैदा करते थे, लेकिन जब उनको खेती करना आ गया तो धीरे धीरे वो क्या, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करने लगे और उसको जमा करने लगे। जमा करके अगर बेचते थे तो जो पैसा मिलता था वो बैंक में डालते थे, और ज़रूरत पड़ने पर चेक साइन करके वो पैसा अपने लिए निकाल सकते थे। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आज वही धनवान है जिसके पास दिमाग है, और जो पसीना बहाता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो गरीब है। यह बात तुम नहीं समझ पाओगे कि कैसे जो पसीना बहाता हो गरीब है और जो दिमाग चलाता हो धनवान है। तो तुम फिक्र मत करो, आगे समझ जाओगी जब तुम्हारे ऊपर वह पड़ेगा।
अभी शायद तुम यह बात ना समझो, इसलिए इसमें सिर्फ ना खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, ज़रूरी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में ना रुपए थे ना बैंक। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। कौन अमीर कहलाते थे? जिसके पास खेती ज़्यादा होती थी, जिसके पास गाय ज़्यादा होती थी, जिसके पास बकरी ज़्यादा होती थी। तो लोग क्या करते थे, किसी का घर पे घी है तो अनाज दे के घी ले लेते थे, किसी घर पे अनाज है घी दे के अनाज ले लेते थे। ऐसे ही अदला बदली करके लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि पैसा तो होता नहीं था, तो अदला बदली का काम होता था। और अदला बदली से लोग एक दूसरे के साथ सुखी से रहते थे। तो ऐसा हुआ कि जिसके परिवार, पहले के ज़माने में धनवान कौन होते थे? जिनके बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, 5-5, 6-6 बेटे हैं, तो खेती, अब 5-6 बेटे जिसके पास हैं वो खेती आराम से ढेर सारा खेती अपना लिए, ज़मींदार बन गए, खेतों ज़मीन के मालिक बन गए। जिसके घर में मतलब गाय भैंस चराने वाले लोग थे, जंगलों में बिंदास घूमने वाले लोग थे, वो लोग पैसे वाले मतलब धनवान बन गए। जिसके पास परिवार की कमी थी वो गरीब रह गए। गरीबी ऐसी थी। गांव में ज़मींदार, आप लोग कभी देखो पिक्चर में देखते होगे कि जो ठाकुर रहते हैं उनकी ढेर सारा परिवार रहता है, मतलब बड़ी हवेली रहती है, बड़ा परिवार रहता है, इसलिए वह पैसे वाला रहता है। जहाँ इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खेती से हमारे देश में कैसे कैसे बदलाव आए, क्या क्या परिवर्तन हुआ, यह बताने की कोशिश की है। उन्होंने अंत में लिखा है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। बच्चे लोग, बहुत आसान भाषा है, समझ लेना, लिख, और आगे प्रश्न उत्तर भेजूँगी, लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।